Hello everyone. So today I am discussing about antifungal drugs. Antifungal drugs होती क्या हैं? Drugs which are used for the treatment of fungal infections. जो ड्रग फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीफंगल ड्रग्स, जितनी भी हमारी एंटीफंगल ड्रग्स होती हैं इनका मेन टारगेट होता है टू इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. जो फंगल सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करना इनका मेन टारगेट होता है. तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि सिंथेसिस होती कैसे है फंगल सेल वॉल की. कोई भी फंगल सेल वॉल है वो कैसे सिंथेसाइज होती है, कौन कौन से उसके मेन कंपोनेंट हैं. तो सिंथेसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम द एसीटेट. एसीटेट जो है ये कन्वर्ट होता है स्क्वैलिन में, विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्क्वैलिन इपोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्क्वैलिन इपोक्साइडेज. ये एंजाइम है जो इस कन्वर्जन को प्रोसीड कराता है. फर्दर स्क्वैलिन इपोक्साइड कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरोल में. लेनोस्टिरोल कन्वर्ट होता है 14 डी मिथाइल लेनोस्टिरोल में. इस कन्वर्जन के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारा लेनोस्टिरोल 14 डी मिथाइलेज. 14 डी मिथाइल लेनोस्टिरोल जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है एर्गोस्टिरोल में. ये जो एर्गोस्टिरोल है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल. एक फंगल सेल वॉल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो हमारा कौन सा है? एर्गोस्टिरोल है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारी मान लीजिए सेल वॉल है, एक फंगल सेल वॉल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ. फंगल सेल वॉल जो है वो हमारी बनी होती है प्रोटीन की एंड एक अदर उसके अंदर चीज़ होती है काइटिन जो उसका कंपोनेंट होता है. एंड इस फंगल सेल वॉल के अंदर चेन होती है या मैं कहूँ कि बीटा ग्लाइकन होता है जो इसके अंदर सेल वॉल के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एक फंगल सेल वॉल के अंदर. तो बीटा 13 ग्लूकेन ये भी हमारा फंगल सेल वॉल का एक कंपोनेंट है. ये कंपोनेंट जब काइटिन के साथ मिलता है जो कि हमारे सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है काइटिन, तो जब बीटा 13 ग्लूकोन काइटिन के साथ मिलता है तो ये हमारी सेल वॉल को टफनेस प्रोवाइड कराता है. ये हमारी सेल वॉल को टफनेस प्रोवाइड कराता है. तो हमारी कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं एंटी फंगल जिनका एक्शन होता है इस कन्वर्जन को या इस लिंकेज को ब्रेक करना, ताकि हमारी सेल वॉल क्या हो, परमिएबल हो जाए, टफ ना हो, वो वीक हो जाए. एर्गोस्टिरोल जो है हमारा इस तरीके से हमारी सेल वॉल है अगर मैं देखूं, और ये है हमारा इसके अंदर एर्गोस्टिरोल. ये हमारी लिपिड के बाइलेयर है, इन्हें हम कहेंगे लिपिड बाइलेयर. एंड दिस इज एर्गोस्टिरोल. ये सेल वॉल के कंपोनेंट है और जो मेन कंपोनेंट है मैं बता चुकी हूँ एर्गोस्टिरोल. अब हम बात करते हैं इनकी एंटीफंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की. एंटीफंगल ड्रग्स की जो भी क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के लिए मैं यहाँ KDT से आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंटीफंगल ड्रग्स की टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर हमारे आती हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एजोल्स, अलाइलामीन्स एंड सम टॉपिकल एजेंट्स. इनको आप अदर्स की कैटेगरी में भी ले सकते हो और आप इनको टॉपिकल एजेंट्स की कैटेगरी में भी ले सकते हो. एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पॉलीइन्स हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स हो सकते हैं, जिसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी ग्राइसोफल्विन, जिसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सब कुछ आगे देखेंगे. इसके अलावा एक नई कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है इन द एंटीबायोटिक्स वो है हमारी एक्नोकैंडिन्स, जिसके अंदर हमारी वो ड्रग्स आती हैं जिनके पीछे फंगिन लगाते हैं, लाइक कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिड्यूलाफंगिन. अदर देन दिस एजोल्स में हमारी है इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स. इन दोनों का ही जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. इमिडाजोल्स हमारी टॉपिकल और सिस्टमिक एंड ट्राइजोल्स भी हमारी फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल. अलाइलामीन्स में हमारी एक ही ड्रग होती है टर्बिनाफेन. इसके अलावा एक और ड्रग जो अलाइलामीन की कैटेगरी की होती है वो होती है हमारी ब्यूटेनाफेन. लेकिन इसको इस कैटेगरी से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर अलाइलामीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द अलाइलामीन्स.
अदर देन दिस कुछ टॉपिकल एजेंट्स और अदर कैटेगरी की ड्रग्स है, टोलनाफेटेट, बेंजोइक एसिड। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल ड्रग्स की। अब हम देखते हैं कि कौन सी ड्रग कहाँ सेल वॉल में कहाँ ये अफेक्ट करती है। लाइक ये थी हमारी फंगल सेल वॉल की सिंथेसिस जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है टर्बिनाफिन और हमारी ब्यूटेनाफिन, जो हमारी एलाइल अमीन्स कैटेगरी की ड्रग है, उनका एक्शन होता है, वो क्या करती है, स्क्वैलिन इपोक्साइड एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। कौन सी ड्रग? हमारी ड्रग टर्बिनाफिन एंड ब्यूटेनाफिन, जो कि हमारी एलाइल अमीन्स कैटेगरी की ड्रग हैं। ये क्या इनका एक्शन होता है? स्क्वैलिन इपोक्साइड एंजाइम को इनहिबिट करना, जो बेसिकली क्या कर रही है, हमारा एर्गोस्टेरोल बनने ही नहीं दे रही, हमारी सिंथेसिस को इसने ऊपर ही रोक दिया है। इसके अलावा जो एजोल्स की कैटेगरी है, जिसमें मैंने आपको बताया ट्राइएजोल्स, इमिडाजोल्स जो होते हैं, एजोल्स का एक्शन होता है हमारा एंजाइम लेनोस्टिरोल 14D मिथाइलेज के ऊपर। एजोल्स का एक्शन है कि वो इस एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जो हमारे एर्गोस्टेरोल की सिंथेसिस नहीं होने देता, मतलब हमारी फंगल सेल वॉल को वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अदर देन दिस हमारी पोलीइन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के अंदर आती हैं। पोलीइन्स जिसके हमारी एक मोस्ट पोटेंट ड्रग है एम्फोटेरेसिन बी, AMB हम उसको लिख लेते हैं, एम्फोटेरेसिन बी। ये ड्रग क्या करती है, ये डायरेक्ट एर्गोस्टेरोल से को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। डायरेक्ट एर्गोस्टेरोल के इसके ऊपर क्या होता है, एक्शन होता है। इसका काम क्या होता है, ये एर्गोस्टेरोल को के ऊपर इसको इनहिबिट करती है। क्या करती है, माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन कर देती है। क्या कर देती है ड्रग, माइक्रोपोर की फॉर्मेशन कर देती है सेल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मटेरियल है इनसाइड द सेल वॉल, जो भी मटेरियल है वो सारा हमारा क्या हो जाता है, लीक आउट हो जाता है। जो भी मटेरियल है हमारा सेल वॉल के अंदर, ये क्या करेगी, इसके अंदर माइक्रोपोर्स बना देगी। जैसे ही हमने ड्रग दी हमारी एम्फोटेरेसिन बी, इसने माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन करी, माइक्रोपोर्स बनेंगे, सेल वॉल हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, यहाँ पर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। अंदर का जितना भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारे आयंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे, और हमारी सेल क्या हो जाएगी, सेल वॉल रप्चर हो जाएगी। और ये क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन को इस तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे। इसके अलावा जो एक हमारी नई कैटेगरी थी, जो अभी मैंने आपको बताई, एक्नोकेंडेंस, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, एक्नोकेंडेंस। एक्नोकेंडेंस जो ड्रग है, इनका एक्शन होता है, ये इनहिबिट करती हैं हमारी β13 ग्लूकेन सिंथेज एंजाइम को। β13 ग्लूकेन सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम होता है हमारा किसका, एक्नोकेंडेंस का। ये एंजाइम होता क्या है, ये एंजाइम हमारा जो भी अब मैंने आपको बताया कि β13 ग्लूकेन हमारा प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। इसकी फॉर्मेशन के लिए β13 ग्लूकेन सिंथेज की एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये हमारा एक एंजाइम है और ये हमारा एक कॉम्पोनेंट है सेल वॉल का। तो एक्नोकेंडेंस जो नई कैटेगरी है वो इसको क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। इससे होगा क्या, हमारा β13 ग्लूकोन की सिंथेसिस रुक जाएगी, सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब ये फर्दर हमारा काइटिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। काइटिन के साथ इसकी बाइंडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। काइटिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, मतलब सेल वॉल को जो टफनेस मिल रही थी इनकी बाइंडिंग से, सेल वॉल हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर सेल वॉल ही वीक हो जाएगी तो सेल वॉल का क्या होएगा, सर्वाइवल हार्ड हो जाएगा। हमारी सेल वॉल इतनी वीक हो जाएगी कि वो सेल वॉल के अंदर के कंपोनेंट के ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर पाएगी, टॉलरेट नहीं कर पाएगी। और आगे आपको पता ही है, अगर सेल वॉल ही हमारी वीक हो रही है, उसके अंदर की वो ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर रही है, तो वो फंगल सेल हमारी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। जितनी भी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स जिनको हम यूज़ करते हैं सुपरफिशियल
एज वेल एज डीप फंगल इन्फेक्शन के लिए। सुपरफिशियल और डीप फंगल इन्फेक्शन दोनों के लिए ही हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ हमारी मेन कैटेगरी की। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर हमारी पहली कैटेगरी आती है पोलीइंस की ड्रग्स जो मैंने आपकी बताई अभी कौन कौन सी है, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन, हेमाइसिन, ये कुछ ड्रग हैं जो हमारी पोलीइंस कैटेगरी की ड्रग आती हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पोली से आप याद कर सकते हो पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने अमिताभ बच्चन क्या कर रहे थे, नाइस्टेटिन से आप बना लीजिए नाश्ता। पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने अमिताभ बच्चन नाश्ता कर रहे थे, किसके साथ, हेमा के साथ। इससे आपको ये पोलीइंस जो कैटेगरी है वो याद हो जाएगी। इसके बाद हमारी सेकंड जो कैटेगरी थी एंटीबायोटिक्स की, वो थी हमारी हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। ये हमारी एंटीबायोटिक्स की सेकंड कैटेगरी थी, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। इसके अंदर हमारी ड्रग्स आती हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी ड्रग आती है ग्राइसियोफल्विन। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। हेट्रोसाइक्लिक को आप बना लीजिए होली में क्या लगाते हैं हम, होली के टाइम पे कलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ वाली होली में आप क्या लगा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ग्रीस लगा रहे हो। इससे आपको याद हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान की जो ड्रग होती है वो होती है हमारी ग्राइसियोफल्विन। थर्ड कैटेगरी जो अभी मैंने बताई, जो नई टेक्नोलॉजी हमारी है, जो नई कैटेगरी है, वो है हमारी इक्नोकैंडेंस, जो भी हमारी क्या आती है पोलीइंस के अंदर, एंटीबायोटिक्स के अंदर ही आती है। इक्नोकैंडेंस के अंदर जितनी भी हमारी ड्रग आएगी सभी के पीछे सेम होगा फंगिन। जैसे हमारी ड्रग है मीकाफंगिन, कैस्पोफंगिन, एनिड्यूलाफंगिन, ये सारी हमारी ड्रग हैं जो कि हमारी इक्नोकैंडेंस की हैं। इसको तो आप सीधा याद कर सकते हो मीका से आप याद कर लीजिए। मीकोकैंडेंस, कैस्पोफंगिन, एनिड्यूलाफंगिन, ये हमारी जो ड्रग है ये सारी हमारी है इक्नोकैंडेंस की ड्रग, इक्नोकैंडेंस की। तो ये हो गए हमारे एंटीबायोटिक्स। द अदर कैटेगरी, दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी कौन सी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारी जो ड्रग आती है वो होती है हमारी फ्लूसाइटोसिन। इसको आप 5FC भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फ्लूसाइटोसिन ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म है, ये हमारी एक्टिव फॉर्म की ड्रग नहीं है, दिस इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म। इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो हमारी एक एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग, और वो कौन सी है हमारी 5-फ्लोरोयूरासिल। ये हमारी एक्टिव फॉर्म है जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी मेटाबोलाइट्स की फ्लूसाइटोसिन ड्रग ये कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में इन द फंगल सेल वॉल, मतलब जैसे आप इसको अंदर लेते हो फंगल सेल वॉल के अंदर जाकर ये कन्वर्ट होती है इसकी एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म है हमारी 5-फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, इसके भी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट आगे देखेंगे। अब बारी आती है हमारी थर्ड कैटेगरी जो है एजोल्स मैंने आपको बताएं दो थे हमारे, इमिडाजोल, इन दोनों के ही मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी है वो दोनों सेम है, इमिडाजोल्स के भी एंड ट्रायाजोल्स के भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। इमिडाजोल्स के अंदर जो हमारी ड्रग्स हैं, इमिडाजोल्स जिसके अंदर
टॉपिकल हैं कुछ ड्रग्स जिनको हम सुपरफिशियली टॉपिकली अप्लाई करते हैं, एंड सिस्टमिक हैं। सिस्टम के कीड़े, सिस्टमिक में एक ही हमारी ड्रग है कीटोकोनाजोल, एक ही ड्रग है, आप याद कर सकते हो। सरकार के सिस्टम के कीड़े होते ही ऐसे, सिस्टमिक की जो ड्रग है कीटोकोनाजोल। टॉपिकल के अंदर हमारी ड्रग जो आती है वो आती है हमारी मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल। ये सारी जितनी भी ड्रग्स है ये सारी हमारी आती है टॉपिकल में। जो ट्रायाजोल्स कैटेगरी है, ट्रायाजोल्स के अंदर हमारी सारी ड्रग आती है कोनाजोल वाली, जैसे है वोरिकोनाजोल, कोसीकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारी हमारी इसके अंदर आती है ट्रायाजोल्स के अंदर। ट्रायाजोल्स जो हैं ये हमारी सारी की सारी ट्रायाजोल्स कौन सी होती हैं, सिस्टमिक होती हैं। टॉपिकल हमारी सिस्टमिक हमारी जो इमिडाजोल में थी वो तो कीटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स के अंदर टॉपिकल नहीं होती, इसमें सारी सिस्टमिक होती है। इसको आप याद कर सकते हो। VIP फ्लू जो है, VIP जो फ़िलहाल कोरोना आप इसको ख्याल से VIP फ्लू है, ये पूरे देश को इसमें, खैर चलिए। तो आई से हमारी एक और ड्रग है इट्राकोनाजोल, तो इससे आपका ये बन जाएगा VIP फ्लू से ट्रायाजोल्स की कैटेगरी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इज़ अलाइल अमीन्स, जिसके अंदर मैंने आपको ड्रग बताई थी जो हमारी एक ड्रग थी टर्बेनाफिन, ठीक है। अलाइल अमीन्स, इसकी हमारी ड्रग है कौन सी, टर्बेनाफिन। ऐसे ही अदर्स कैटेगरी या कुछ टॉपिकल एजेंट्स, जिसके अंदर हमारी आते हैं कौन कौन से, बेंजोइक एसिड, अंडेसाइक्लिनिक एसिड, सॉरी इफ आई एम डूइंग स्पेलिंग मिस्टेक, अंडेसाइक्लिनिक एसिड, टोलनाफेटेट, ब्यूटेनाफिन। ये हमारी इसके अंदर हमारी इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है और टर्बेनाफिन का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है, बट इसको अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर अलाइल अमीन्स जो रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अलाइल अमीन वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अलाइल अमीन चेन नहीं प्रेजेंट होती है इसके अंदर, इसीलिए इसको अदर कैटेगरी में रखा है। अदरवाइज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूटेनाफिन एंड टर्बेनाफिन इज सेम, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो, मतलब अब इतनी सारी याद कर ली, अब आपको ये तो याद रखनी है। आप कहते हो बट याद तो रखनी पड़ेगी। बट बेंजोइक एसिड, अंडेसाइक्लिनिक एसिड, टोलनाफेटेट, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, याद रखनी पड़ेगी, भले आप क्या करो, साइकिल से घूम कर याद करो। साइकिल से हमारी एक और ड्रग है इसके अंदर, साइक्लोपरोक्सामेन, बट आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, चाहे आप साइकिल पे घूम कर याद करो। तो इससे हमारी ड्रग्स आ जाएंगी बेंजोइक एसिड, अंडेसाइक्लिनिक एसिड, टोलनाफेटेट एंड साइक्लोपरोक्सामेन। तो ये है हमारी सारी क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं डीपली एक एक ड्रग्स की। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रही हूँ हमारी पोलीइंस एंटीबायोटिक्स की जो ड्रग थी हमारी एम्फोटेरेसिन बी। सबसे पहले एम्फोटेरेसिन बी ये हमें मिलता कहाँ से है, तो ये हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसस नोड्यूसस की स्ट्रेन से हमें ये मिलता है। जो पोलीइंस होते हैं, पोलीइंस कैटेगरी की ड्रग है। पोलीइंस मतलब मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक साइड आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे देखने के लिए बहुत सारे, और एक साइड आपको इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे।
मतलब जो पोलीइन स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक आपको मिलेगी लिपोफिलिक साइट, जो भी अल्टरनेट मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं पॉलीइंस के स्ट्रक्चर में वो, और आपको मिलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो होगी हमारी कौन सी, हाइड्रोफिलिक साइट। तो 2 साइट होती हैं जिनके अंदर हमारे क्या रहेंगे, हमारे जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैं ये स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, पॉलीइंस के स्ट्रक्चर की। और जो लाइपोफिलिक साइट है इसके अंदर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। जो पोलीइंस हैं इसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। मैक्रोसाइक्लिक मतलब एक बड़ी सी रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर सेवरल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगी। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, एक बड़ी सी रिंग होगी जिसके अंदर सेवरल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे, जो कि जिसको मैंने यहाँ पर बताया आपको लाइपोफिलिक साइट, और दूसरी साइड उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जो होगी हमारी कौन सी, हाइड्रोफिलिक साइट। ठीक है, तो इस तरीके का इसका एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग इसकी स्ट्रक्चर होती है। और पोलीइंस हैव हाई एफिनिटी फॉर एर्गोस्टेरोल, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया ही था कि जो पोलीइंस होते हैं उनका क्या है, वो एर्गोस्टेरोल के ऊपर, यहाँ मैं देखकर आपको दिखाऊं तो जो एम्फोटेरिसिन बी जो पोलीइंस कैटेगरी की ड्रग है, ये डायरेक्ट क्या करती है, इनहिबिट करती है किसको, एर्गोस्टेरोल को। तो पोलीइंस की हाई एफिनिटी होती है एर्गोस्टेरोल के लिए, जो क्या करती है, हमारा मेन कंपोनेंट है हमारी सेल वॉल का। एर्गोस्टेरोल के लिए हाई एफिनिटी शो करते हैं, ये हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कंबाइन करता है ये फंगल सेल मेम्ब्रेन के साथ। जो भी हमारा AMB है ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा हमारी किसके साथ, फंगल सेल वॉल के साथ जाकर कंबाइन करेगा और फॉर्मेशन कर देगा माइक्रोपोर्स की, माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन कर देगा। माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन करने से, जो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये हमारी सेल वॉल है, जैसे ही एम्फोटेरिसिन भी आया सेल वॉल के साथ इसने क्या किया, सेल वॉल के साथ ही इसने इंटरेक्शन शो की, और यहाँ पर इसने क्या किया, माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन कर दी। इन माइक्रोपोर्स से क्या होगा, जो भी अंदर का मटेरियल है, जो भी अंदर के हमारे, यहाँ पर मैं बात करूँगी जितने भी आयंस हैं या जितने भी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे। जब फंगल सेल वॉल के कंपोनेंट ही लीक आउट हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं सेल वॉल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा पोलीइंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। माइक्रोपोर्स इज स्टेबलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन स्टेरोल्स which fill up the space between the AMB molecules on the lipophilic side. Correct? Now, सेल परमिएबिलिटी को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली फंगल सेल वॉल को वीक कर रहे हैं। इनका मेन एक्शन यही है, इनका मेन मोड ऑफ एक्शन अगर मैं बताऊं तो दे बेसिकली इंक्रीज द सेल परमिएबिलिटी। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी, राइट। नाउ एक और इसकी एक जो मैं कहूँगी कि इसका साइड इफ़ेक्ट है या एडवर्स इफ़ेक्ट मैं कहूँगी, एर्गोस्टेरोल से ही मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर होता है हमारा कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरोल ये रिजेंबल करता है एर्गोस्टेरोल के साथ ही, आई एम सॉरी, कोलेस्टेरोल जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया एर्गोस्टेरोल के जैसा ही है। तो जैसे ही आप एम्फोटेरिसिन बी लेते हैं, होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो इस पोलीइंस जो है इनका सेलेक्टिव एक्शन होता है हमारे इसके ऊपर, इसीलिए AMB जो एम्फोटेरिसिन बी है, जो हमारी जो ये हमारी पोलीइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ये मोस्ट टॉक्सिक सिस्टमिकली यूज्ड एंटीबायोटिक है।
क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एर्गोस कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ये उसके अंदर भी क्या कर देता है, परमिएबिलिटी शो कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा, हम क्या कहेंगे इसको, मोस्ट टॉक्सिक सिस्टमिकली एंटीबायोटिक की कैटेगरी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉज इट अफेक्ट ह्यूमन ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल बाय क्रिएटिंग सेम माइक्रोपोर्स क्रिएट करता है। माइक्रोपोर्स क्रिएट करने के बाद जो मैं यहाँ आपको बता रही थी हाइड्रोफिलिक जो साइड है ये हमारी अंदर की तरफ होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, अमाइनो एसिड्स, आयंस, जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं उन सबको क्या कर देगी, लीक आउट कर देगी। लीक आउट करने के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, फंगल सेल वॉल वीक हो जाएगी। एक मैं यहाँ आपको शो करूँगी, लाइक माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन हुई, AMB मॉलिक्यूल आया, इसने क्या किया, माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन की। जो भी हमारे आयंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, या फिर जो भी हमारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे। लीक आउट होने के बाद हमारी फंगल सेल वॉल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। इसके एडवर्स इफेक्ट है हमारी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये कॉज करता है। यूजेस की अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, तो कैंडियासिस में हम इसको यूज़ करते हैं। कैंडियासिस हमारा जो इन्फेक्शन है जो होता है कैंडिडा की वजह से, जिसे आपने सुना होगा ओरल कैंडियासिस, इसमें हमारे जो थ्रोट है, टंग है, वाइट पैचेस बन जाते हैं। तो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसको हम कहते हैं ओरल कैंडियासिस, बहुत मोस्ट कॉमन है जो कैंडिडा की वजह से होता है। तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं पॉलिन्स एम्फोटेरिसिन बी को। ऑटोमाइकोसिस जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, ईयर के लिए, ईयर इन्फेक्शन जो है उसके लिए हमारा क्या होता है, ये उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एम्फोटेरिसिन बी के बाद जो नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है वो आती है नायास्टेटिन। सेकेंड जो हमारी ड्रग है वो है हमारी नायास्टेटिन। नायास्टेटिन ये हमें कहाँ से मिलती है, ये ऑब्टेन होती है हमें स्ट्रेप्टोमाइसस न्यूरोसी से। इसका भी जो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सिमिलर है टू द एंटी AMB एम्फोटेरिसिन बी के साथ ही है। इसका आपको याद करने का आपको इसका तरीका भी कर सकते हैं। नायास्टेटिन निशा के साथ नर्स घूम रही है, आप इसको कर सकते हो, इससे याद एक ट्रिक है। क्योंकि GPAT वगैरह के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं कि ये ड्रग कौन सी स्ट्रेन से प्रोड्यूस हुई है और ये सब। तो ये एक है, हाई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है नायास्टेटिन, और इसको हम सिर्फ लोकली यूज़ करते हैं इन सुपरफिशियल कैंडियासिस। लोकली हम इसको यूज़ करते हैं इन सुपरफिशियल कैंडियासिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं नायास्टेटिन को। उसके बाद जो हमारी ड्रग है नेक्स्ट, जो हमारी कैटेगरी है वो है हमारी इक्नोकैंडिन, जो हमारी है इक्नोकैंडिन्स क्या है, मोस्ट मैं कहूँगी कि एक पोटेंट सेमी सिंथेटिक, इस पर आप ध्यान देना, सेमी सिंथेटिक एंटी फंगल ड्रग एंटीबायोटिक है। मोस्ट पोटेंट सेमी सिंथेटिक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, इक्नोकैंडिन्स के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। इसके अंदर साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है, जो इस तरीके से ही सेमी सिंथेटिक, मतलब इस कैटेगरी को इसीलिए ही इंट्रोड्यूस किया ताकि जो एम्फोटेरिसिन बी की वजह से
टॉक्सिसिटी हो रही थी उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो एम्फोटेरिसिन बी की वजह से टॉक्सिसिटी है इसको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। किसने, इक्नोकैंडिन्स ने। क्यों, इसके अंदर था हमारा साइक्लिक, वो भी कॉम्प्लेक्स साइक्लिक लाइपोपेप्टाइड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये इक्नोकैंडिन्स की जो हमारी ड्रग है, लाइक हमारी ड्रग है कैस्पोफंगिन, कैस्पोफंगिन भी एक प्रोटाइप मेम्ब्रेन है इस क्लास का, एक्टिव होता है अगेंस्ट कैंडिडा एंड एस्परजिलस स्ट्रेन्स ऑफ कैंडिडा। एस्परजिलस स्ट्रेन्स ऑफ कैंडिडा। कैस्पोफंगिन की अगर मैं यूजेस की बात करूं तो इसको हम यूज़ करते हैं इन डीप एंड इन्वेसिव कैंडियासिस में। डीप एंड इन्वेसिव कैंडियासिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग है कैस्पोफंगिन के अलावा मीकाफंगिन। मीकाफंगिन को हम यूज़ करते हैं प्रोफाइलैक्सिस, एज ए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ के को पहले ही क्योर करने के लिए, मतलब किसी भी डिजीज़ के होने से पहले ही उसके ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग देते हैं उसको हम बोलते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। तो मीकाफंगिन को हम कैंडिडा इन्फेक्शन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं। इस बात का मतलब है ये कि जिन पेशेंट्स के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन होने के, कैंडिडा इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए उनको पहले ही क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन में मीकाफंगिन ड्रग दे दी जाती है एज ए प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कैंडिडा इन्फेक्शन। मीकाफंगिन को हम यूज़ नहीं कर सकते किसके अंदर, एस्परजिलोसिस के अंदर। नॉट यूज्ड इन एस्परजिलोसिस। किसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, हम कैस्पोफंगिन को, एस्परजिलस स्ट्रेन्स ऑफ कैंडिडा में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एक और ड्रग थी एंड्यूलाफंगिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सब का सेम ही है क्योंकि ये सेम इक्नोकैंडिन्स की ड्रग है। इसका एंड्यूलाफंगिन्स के बारे में सिर्फ इतना ही है कि इसका जो टी हाफ होता है वो लॉन्गर होता है, लॉन्गर टी हाफ होता है इसका। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ इक्नोकैंडिन्स। इक्नोकैंडिन्स का मोड ऑफ एक्शन मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी आपको। जो मैंने यहाँ आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बीटा-13 ग्लूकेन जो कि हमारा एक और कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, जो कि एक यूनिक कंपोनेंट होता है हमारा फंगल सेल वॉल का, उसको क्या करते हैं ये, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। बीटा-13 ग्लूकेन जो प्रेजेंट होता है ये इसको क्या कर देते हैं, इसकी फॉर्मेशन नहीं होने देते, जो भी हमारा एक यूज़ होता है हमारा। ये देखिए इक्नोकैंडिन्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जो हमारे बीटा-13 ग्लूकेन को सिंथेसाइज कर रहे थे, ताकि ये क्या करे, फर्दर काइटिन से बाइंड ना कर पाए। काइटिन से बाइंड नहीं करेगा, सेल वॉल हमारी वीक हो जाएगी। सेल वॉल वीक हो जाएगी मतलब उसका सर्वाइवल हार्ड हो जाएगा, अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी एंड सेल वॉल हमारी रप्चर हो जाएगी। तो ये हमारे इक्नोकैंडिन्स का क्या है, मोड ऑफ एक्शन है कि क्रॉस लिंकिंग बिटवीन काइटिन, काइटिन एक हमारा फिब्रिलर पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग को ये क्या कर देता है, ये उसको ब्रेक कर देता है क्योंकि बीटा-13 ग्लूकेन हमारा बना ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल वॉल है वीक हो जाएगी। बाय कैस्पोफंगिन ये क्या करता है, ऑस्मोटिक ससेप्टिबिलिटी जो है फंगल सेल की उसको स्कम्स, मतलब उसको क्या करता है हमारा, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी और रप्चर हो जाएगी हमारी
सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद हमारी अलग जो नई कैटेगरी है बेंजो हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। ठीक है, ये हमारी हो चुकी है पॉलीइंस। नेक्स्ट जो है हमारी वो है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। इसकी मैंने एक ही आपको ड्रग बताई थी, मोस्ट पोटेंट ड्रग ग्राइसोफॉल्विन। ग्राइसोफॉल्विन ग्राइसोफॉल्विन ये हमारी एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम एंजाइम फ्रॉम स्ट्रेन पेनिसिलियम ग्राइसोफॉल्विन। ये तो आपको नाम याद हो ही जाएगा इसका, ग्राइसोफॉल्विन पेनिसिलियम ग्राइसोफॉल्विन स्ट्रेन से ये क्या होती है, हमें मिलती है। वही एक्शन इसका बाइंड करती है पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। ग्राइसोफॉल्विन हमारी बाइंड करती है विथ पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स और इनके साथ बाइंड करके ये क्या करती है, माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है उसको क्या करती है, ये अफेक्ट कर रही है, उसको क्या कर रही है, इसके साथ इंटरफेयर कर रही है। सेल वॉल डिवीज़न, सेल के डिवीज़न को, माइटोसिस को क्या कर रही है, ये इंटरफेयर कर रही है बाय बाइंडिंग विद द पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाउ जो फंगल सेल वॉल अब बनेगी वो हमारी कौन सी बनेगी, मतलब इस इंटरफेरेशन के बाद अब जो हमारी फंगल सेल वॉल बनेगी, क्योंकि माइटोसिस सेल वॉल की डिवीज़न को इसने अफेक्ट कर दिया, अब हमारी जो सेल जो बनेगी वो हमारी बनेगी मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनेगी। एंड स्टंट सेल बनेगी, स्टंट मतलब जिस सेल की ग्रोथ रुकी हुई होगी। और इस टाइप की मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्टंट सेल्स फॉर्मेशन होगी। और इस टाइप की जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाती। सर्वाइव नहीं कर पाती इस टाइप की सेल। तो इनका क्या एक्शन होता है, ग्राइसोफॉल्विन माइक्रोट्यूब्यूल जो है पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करके माइटोसिस को अफेक्ट करती है। ये इसका क्या हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्राइसोफॉल्विन, जिससे हमारी जो सेल बनेगी वो हमारी बनेगी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टंट। स्टंट सेल का मतलब होती है जिन सेल की ग्रोथ रुकी हुई होती है उनको बोलते हैं। इस टाइप की सेल हमारे सर्वाइव नहीं कर पाती। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इनका हम ये जो है हमारी इसको हम यूज़ करते हैं ओरली, हम यूज़ करते हैं ग्राइसोफॉल्विन को फॉर डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस मतलब जो भी हमारा इन्फेक्शन है स्किन का, नेल्स का, हेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, स्कैल्प में डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेंजोफ्यूरान को यूज़ करते हैं। ये थी हमारी हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान की ड्रग। नेक्स्ट जो है हमारी कैटेगरी वो है हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स। मैं इसको एक मेन कैटेगरी कहूँगी, एंटी मेटाबोलाइट्स। इसके अंदर जो हमारी ड्रग है वो आती है हमारी फ्लूसाइटोसिन। पहले भी बता चुकी हूँ, फ्लूसाइटोसिन ये हमारी इनएक्टिव ड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म है फ्लूसाइटोसिन। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है जो कि है हमारी 5-फ्लोरोयूरासिल। ये स्ट्रक्चर होता है 5-फ्लोरोयूरासिल का। 5th पोजीशन पे यहाँ फ्लोरीन लगा है, 2 इसमें डबल बॉन्ड है, यूरिया लाइक स्ट्रक्चर है, 2 नाइट्रोजन इसके अंदर आ गया। 5-फ्लोरोयूरासिल का ये स्ट्रक्चर है। एंटी कैंसर ड्रग है हमारी, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है और एक्टिव फॉर्म है ऑफ फ्लूसाइटोसिन की, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, नाउ फ्लूसाइटोसिन हमारी फंगल सेल वॉल के अंदर जाती है, क्या करती है, कन्वर्ट होती है अपनी एक्टिव फॉर्म में 5-फ्लोरोयूरासिल के अंदर। ये 5-फ्लोरोयूरासिल फर्दर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 5-फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड। 5-फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड
और ये एक हमारा इनिबिटर है एक एंजाइम का, मतलब ये क्या करता है, एक एंजाइम को इनिबिट कर देता है। उस एंजाइम का नाम है थाइमिडिलेट सिंथेस। थाइमिडिलेट सिंथेस एक एंजाइम है जिसको इनिबिट कर देता है। थाइमिडिलेट सिंथेस इस एंजाइम को इनिबिट करने का मतलब है क्या हो गई, हमारी जो है थाइमिडाइलिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये एंजाइम इसकी फॉर्मेशन करता है। थाइमिडाइलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। थाइमिडाइलिक एसिड हमारा एक कंपोनेंट है किसका, डीएनए का। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसने क्या कर दिया, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो गए, ठीक है। नाउ जो फ्लू साइटोसिन है वो ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करती, वो स्पेसिफिक होती है फंगल सेल वॉल के लिए। फ्लू साइटोसिन is specific for fungal cell wall। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है, फ्लू साइटोसिन जैसे ही हमारी फंगल सेल वॉल के अंदर जाती है ये कन्वर्ट होती है अपनी एक्टिव फॉर्म 5-फ्लोरोयूरासिल में, विच इज़ अ एंटी कैंसर ड्रग। 5-फ्लोरोयूरासिल कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरिडाइलिक एसिड में, डीऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड में। 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड ये इनहिबिट कर देता है एक एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस को, जिसका एक्शन होता है टू सिंथेसाइज थाइमिडाइलिक एसिड विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। बेसिकली इट इज़ इनहिबिटिंग द डीएनए सिंथेसिस। सेल का आप डीएनए ही आप किल कर रहे हो तो सेल वॉल आपकी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। फंगल सिलेक्टिविटी होती है इसकी, फंगल सेल वॉल के ऊपर ही एक्शन होता है इसका, ममेलियन सेल के ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं होता, एक्सेप्ट द बोन मैरो सेल्स। नॉट अफेक्ट ममेलियन सेल्स, यहाँ मैं ये लिख देती हूँ स्पेसिफिकली, एक्सेप्ट बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स के अलावा ये हमारी मेमेलियन सेल को क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा 5-फ्लोरोयूरासिल, इसकी लो कैपेसिटी होती है टू कन्वर्ट इनटू 5-फ्लोरोयूरासिल में, मतलब जो फ्लू साइटोसिन है ममेलियन सेल के अंदर ये 5-फ्लोरोयूरासिल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब ममेलियन सेल के अंदर ये कन्वर्जन नहीं हो पाता। ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि फर्दर आगे जो चैन है आपकी वो नहीं हो रही है, वो नहीं बन रही है, ठीक है। तो मैं इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ देखिए, फ्लू साइटोसिन आउटसाइड हमारी जो मैंने बताया इनएक्टिव फॉर्म में हमारी ड्रग है, परमीज एंजाइम के थ्रू जैसे ही हमारी सेल वॉल के अंदर जाती है कन्वर्ट हो जाती है 5-फ्लू साइटोसिल में, ठीक है। 5-फ्लू साइटोसिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ साइटोसिन डी अमाइनेज। साइटोसिन डी अमाइनेज कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरासिल में, 5-फ्लोरोयूरासिल कन्वर्ट होता है 5-DUMP, जिसका का एक्शन होता है हमारा इनहिबिट करना थाइमिडिलेट सिंथेस एंजाइम को, जो क्या कर रहा था, हमारा डीएनए को नहीं बनने दे रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर यही कन्वर्ट होता है 5-FUMP में तो ये आरएनए को क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके लिए जो हमारा एंजाइम जिसके में ज़रूरत होती है होता है हमारा फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ ये डीएनए को नहीं बनने दे रहा है, यहाँ ये आरएनए को नहीं बनने दे रहा है। यहाँ एंजाइम हमारा है फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंड यहाँ ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 5-DUMP में। इसके अलावा जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करता है।
एडवर्स इफेक्ट है, बोन मैरो डिप्रेशन कोज कर रहा है, एंड जीआईटी डिस्टर्बेंस। क्या करें? जीआईटी डिस्टर्बेंस। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितनी भी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं इनको हम मोस्टली कॉम्बिनेशन में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इनको अलोन अगर यूज़ करते हो तो ये रेजिस्टेंस कोज कर देती है। तो इसलिए हम कभी भी एंटी फंगल ड्रग्स को अलोन नहीं देते, हम इनको हमेशा क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताई एंटी मेटाबोलाइट की फ्लूसाइटोसिन, इसका भी यूज़ है कि इसको हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? सभी टाइप के हम कॉम्बिनेशंस में इसको दे सकते हैं एक्सेप्ट क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। मैं लिख देती हूँ, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस इन्फेक्शन के अंदर हम इसको नहीं देते। अदर देन दिस हम सभी जो कॉम्बिनेशन है सभी इसके अंदर कॉम्बिनेशन है इसको दे सकते हैं। ये हो गई हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एजोल्स। नेक्स्ट कैटेगरी है एजोल्स। एजोल्स हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। पहले ही बता चुकी हूँ, इसकी जो दो कैटेगरी थी इमिडाजोल्स एंड ट्राइएजोल्स, दोनों का ही मैकेनिज्म एक्शन सेम है, लेकिन वो करते क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इनका मैं बता रही हूँ, ये इनहिबिट कर देते हैं, एजोल्स इनहिबिट कर देते हैं किसको? फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये एक एंजाइम है, इसको क्या कर देते हैं? ये इनहिबिट कर देते हैं। मतलब फंगल साइटोक्रोम P450 जो हमारा एंजाइम है लेनोस्टिरोल 14 डीमिथाइलेज को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्पेयर हो रही है एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस। एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस जिसकी वजह से क्या हो रही है? इम्पेयर हो रही है। ये क्या कर रहा है? ये हमारी फंगस के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ कोज करा देता है, जिससे हमारे सेल वॉल की जो एफिनिटी है मेमेलियन साइटोक्रोम P450 के लिए एक जो ये है एजोल्स, इनकी मेमेलियन जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है उसके लिए एफिनिटी कम होती है, लेकिन फंगल के लिए ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये लेनोस्टिरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। इनकी एक्टिविटी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम से। वहीं पर अगर मैं बात करूँ मेमेलियन साइटोक्रोम P450 की, तो उनके लिए इनकी एफिनिटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हमारी जो ड्रग्स आती हैं जैसे क्लोट्रिमाजोल, मैं इसके अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोट्रिमाजोल जो है अफेक्टिव होती है टीनिया इन्फेक्शन जो है, जितने भी जैसे रिंग वॉर्म है, एथलेट फूल, ऑटोमाइकोसिस, ओरल क्यूटेनियस विजाइनल कैंडियासिस, इन सब के लिए हम क्या करते हैं? क्लोट्रिमाजोल का हम टॉपिकली ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली फेवर की जाती है ये किसके अंदर? वेजाइनिटिस में, वेजाइना के इन्फेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली हम इसको फेवर करते हैं। आपको हर एक टॉपिकल जो फंगल इन्फेक्शन की जो क्रीम आती है उसके अंदर आपको ये सॉल्ट पक्का मिल जाएगा, क्लोट्रिमाजोल। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते आफ्टर टॉपिकल यूज़। ठीक है, उसके बाद हमारी ड्रग है ऑक्सीकोनाजोल। ऑक्सीकोनाजोल हमारी एक नई इमिडाजोल, टॉपिकल इमिडाजोल है। ये भी हमारी इफेक्टिव होती है टीनिया और दूसरे डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस के लिए, एज वेल एज विजाइनल कैंडियासिस के लिए। इसके बाद हमारी जो ड्रग है कीटोकोनाजोल, ये हमारी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आपको बताए थे सिस्टम के कीड़े, सिस्टमिक के अंदर हमारी एक ड्रग आती है सिस्टमिक के इमिडाजोल्स के अंदर कीटोकोनाजोल। ये दोनों के लिए ही, डर्मेटोफाइट्स और डीप माइकोसिस दोनों के लिए ही यूज़ होती है। इसकी अगर मैं एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ तो कीटोकोनाजोल हार्मोनल इम्बैलेंस कोज कर देती है।
कीटोकोनाजोल क्या कर देती है, हार्मोनल इम्बैलेंस कोज कर देती है। जैसे क्या कर दिया, एंड्रोजन प्रोडक्शन को कम करना, गायनिकोमेस्टिया जो डिजीज़ है इसमें क्या होते हैं, मेंस ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा लॉस ऑफ हेयर एंड लिबिडो सेक्सुअल डिज़ायर को हम बोलते हैं लिबिडो, तो ये सब कोज कर देती है हमारी कीटोकोनाजोल। वन मोर पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट कीटोकोनाजोल इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन को कीटोकोनाजोल नहीं दी जाती है। इसके बाद हमारी ड्रग आती है कीटोकोनाजोल के बाद फ्लूकोनाजोल एक प्रेफर्ड एजोल्स हैं जिसको हम मेनिंजाइटिस के अंदर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूकोनाजोल की जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की कैपेसिटी है वो हाई है, मतलब हाईली आपकी मैं कहूँगी कि लिपोफिलिक ड्रग है, ब्रेन को इजीली, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, गुड लिपोफिलिसिटी है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि प्रेफर्ड एजोल्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, राइट। सेम ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए रिकमेंड नहीं की जाती, वहाँ पर उस केस में क्या रहेगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। अदर देन दिस एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस दोनों के लिए ये इनफेक्टिव होती है, दोनों के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे अलग जो उसके अलावा हमारी ड्रग्स हैं वोरिकोनाजोल, ये हमारी मैं कहूँगी सेकंड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रायाजोल्स हैं। इसको हम यूज़ करते हैं इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल जो है हमारी वो रेजिस्टेंट थी कैंडिडा एंड फ्यूजेरियम इन्फेक्शन के लिए, राइट। और वोरिकोनाजोल नहीं होती है, फ्लूकोनाजोल हमारी रेजिस्टेंट थी। अब पोसाकोनाजोल जो ड्रग है ये हमारी क्या करती है, एफिकेसी दिखाती है किसके अंदर, म्यूकोरमाइकोसिस ये एक टाइप का ईयर इन्फेक्शन होता है। अब हमारी कैटेगरी आती है अलाइल अमीन्स हमारी जो कैटेगरी है नेक्स्ट, जिसके अंदर मैंने आपको हमारी ड्रग बताई थी टर्बेनाफेन। जब नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, ध्यान से सुनिएगा, जब नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती तब अलाइल अमीन्स को हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। जब ये नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जितनी भी हमें अफेक्ट नहीं होती है, लाइक सीवियर अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम है जो भी है, तो अलाइल अमीन्स को हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं। जैसे इसकी जो हमारी ड्रग है टर्बेनाफेन, ये हमारी ओरली और टॉपिकली एक्टिव हैं। ओरली एंड टॉपिकली एक्टिव अगेंस्ट डर्मेटोफाइट्स एंड कैंडिडा इन्फेक्शंस के लिए ये क्या है, हमारी ओरली भी और टॉपिकली भी एक्टिव है। जितने भी मैंने जो आपको एजोल्स बताए थे, जो भी अभी एजोल्स हमने बताया था जिनका एक्शन था, जो फंगल साइटोक्रोम P450 जो है वो क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था लेनोस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज, अभी ऊपर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब जो एजोल्स होते हैं इन सब का जो एक्शन होता है, इनको इन सब ड्रग्स को हम कहेंगे, ये सारी ड्रग होती है हमारी फंगिस्टेटिक, मतलब ये फंगल सेल वॉल की जो है उसको स्टेटिक का मतलब आप समझ रहे हो कि वो ग्रोथ को रोक रहे हैं। लेकिन जो हमारी टर्बेनाफेन है ये हमारी फंगिसाइडल ड्रग है, मतलब ये किल कर रही है। तो अगर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहा है, अफेक्टिव नहीं है, तो इनको इसीलिए हम कॉम्बिनेशन में दे देते हैं क्योंकि ये फंगिसाइडल है, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने आपको यहाँ पर इसका स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस ड्रग के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करती है किसको, स्क्वेलिन इपोक्साइडेज एंजाइम को। किसको इनहिबिट कर रही है, स्क्वेलिन इपोक्साइडेज एंजाइम को। सबसे पहले ही यहाँ पर हमने बात की थी कि स्क्वेलिन इपोक्साइडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है कौन, टर्बेनाफेन। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके अलावा
मतलब स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज को इनहिबिट कर रही है, मतलब स्क्वेलिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है फंगल सेल के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फंगिसाइडल एक्शन के लिए। ठीक है, accumulation of squalene within fungal cells appears to be responsible for the fungicidal action। और दूसरा इसका एक जो मेन चीज़ है इसकी ये भी है कि ये इनहिबिट नहीं करती है हमारे साइटोक्रोम P450 को, इसको इनहिबिट नहीं करती है जो हमारी एजोल्स कर रही थी। इसके अलावा जो हमारी ड्रग्स आती हैं कैटेगरी, इस कैटेगरी के अलावा जो हमारी ड्रग्स थी जो मैं कह रही थी अदर्स के अंदर आप लिख सकते हैं, या टॉपिकल एजेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं, उसके अंदर हमारी ड्रग्स थी। जैसे मैं यहाँ बात करूँ पहले टोलनाफेटेट की। टोलनाफेटेट जो है हमारा टीनिया कैपिटाइस के लिए हम इसको अफेक्टिव नहीं मानते हैं, मतलब हेरेटिक नहीं होता है। टीनिया कैपिटाइस एक टाइप का स्कैल्प इन्फेक्शन है, जो आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही हमारा एक होता है टीनिया मीन के अंदर से मैं लिख देती हूँ, टीनिया कैपिटाइस। ये जो है ये हमारा इन्वॉल्विंग स्कैल्प का जो भी इन्फेक्शन है। एक होता है हमारा टीनिया वेनगियम, ये है इन्वॉल्विंग नेल्स। तो इन दोनों के लिए अफेक्टिव नहीं है, अदर देन दिस हमारे टोलनाफेटेट को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी वो मैंने बताई थी साइक्लोपेरोक्सोलामीन। साइक्लोपेरोक्सोलामीन स्पेलिंग मिस्टेक हो ही सकती है। तो साइक्लोपेरोक्सोलामीन जो है ये नई ड्रग है जो अफेक्टिव है हमारी जितने भी टीनिया इन्फेक्शन है। ये अफेक्टिव है। अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नॉट इफेक्टिव इन दीज, मतलब ये जो मैंने बताए हैं इनके लिए इफेक्टिव नहीं है, अदर देन दीज ये अफेक्टिव है। ठीक है, जो साइक्लोपेरोक्सोलामीन है ये हमारी अफेक्टिव है कौन कौन से जितने भी हमारे हैं टीनिया इन्फेक्शंस जितने भी हैं उन सब के लिए अफेक्टिव है। पिटायरिसिस के लिए भी, जितने भी हमारे डर्मल कैंडियासिस हैं उनके लिए भी क्या है ये अफेक्टिव है। I know I am doing a lot of mistakes, spelling mistakes और सब कुछ, but this is my first time. Okay, इसके अलावा और जो ड्रग है वो है ब्यूटेनाफिन। ब्यूटेनाफिन ये हमारी बेंजाइल अमीन कंजर ऑफ टर्बेनाफिन, जो मैंने आपको बताया ही है कि हमारी अलाइल अमीन के जैसा ही इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है। अदर देन दिस हमारी ड्रग है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैरेटोटिक लेजन्स। हाइपर कैरेटोटिक लेजन्स ये क्या होते हैं, हमारे जो सोल होता है पैर का वहाँ पर गांठें टाइप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर कैरेटोटिक लेजन्स, उसको हम बोलते हैं। सोल जो है हमारे फिट की उस पर क्या हो जाती हैं गांठें टाइप बन जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ये। तो उसके ट्रीटमेंट में हम सैलिसिलिक एसिड के साथ कंबाइन करके हम बेंजोइक एसिड को देते हैं।
तो ये सब थी हमारी एंटी फंगल ड्रग्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सम एडवर्स इफेक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है इन सब के. सो आई होप you like it and sorry for the mistakes. Thank you.